करती हूँ मैं मधु उपाध्याय। मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए भूगोल से जीके के क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में इसे पढ़ सकते हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, यूपी पुलिस हो, रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। ये जीके के क्वेश्चन आपके सभी पेपर में आपकी मदद करेंगे और मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गलतियों को कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं बिना लेट किए हुए चलिए शुरू करती हूँ और मैं शुरू करने जा रही हूँ और गलतियों को आप लोग ज़रूर बताइएगा एक बार कमेंट में प्लीज़। हमारी गैलेक्सी की आकृति है, हमारी गैलेक्सी की आकृति है दीर्घवृत्तीय सर्पिल। हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? दीर्घवृत्तीय है, वृत्तीय है या सर्पिल है? तो सर्पिल है, सर्पिल है। हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? सर्पिल है। हमारी गैलेक्सी की आकृति सर्पिल है। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? उर्सा माइनर मिल्की वे, उर्सा माइनर मिल्की वे। तो पृथ्वी का गैलेक्सी का पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? मिल्की वे, मिल्की वे। सौर मंडल में ग्रह की संख्या है। सौर मंडल में कितनी ग्रह हैं? ग्रह कितने हैं सौर मंडल में? तो 8 है। सौर मंडल में 8 ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन है? जो सबसे ज्यादा लाइट है, जिसमें सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। लिखने में देखिए मंगल आ रहा है लेकिन शुक्र है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र, शनि, मंगल या बृहस्पति? सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। प्रश्न नंबर 6 है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? शनि को, मंगल को, शुक्र को, बृहस्पति को? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। मंगल को ही लाल ग्रह कहा जाता है। मैं लेके आऊंगी अगला पार्ट, तो बिना लेट के उसको भी पढ़ाऊंगी। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करके अगला पार्ट आप भी मैं पढ़ाऊंगी, फिर अगला पार्ट भी आप लोग पढ़िएगा। मैं शुरू करने जा रही थी भारत का इतिहास, लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों के बारे में भी जानना चाहूँगी। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे बुक से पढूं या अपने वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँ? मतलब आप लोग कैसे समझना चाहते हैं ये आप लोग मुझे बता दीजिएगा। तब तक हम अपने बारे में ही चर्चा करते हैं, कोई और टॉपिक नहीं लेते हैं। पढ़ाई का टॉपिक आप लोग कमेंट करेंगे, उसके बाद मैं लूँगी। तो फिर भारत के इतिहास में आप लोगों ने देखा कि 26 चैप्टर है और भूगोल मध्यकालीन भारत में भी आप लोग देख लीजिए कितने चैप्टर है जो कि मैं पढ़ूंगी। तो इसमें है भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पे अरबों का आक्रमण कब हुआ था? ये है 1 चैप्टर है। महमूद गजनी, महमूद गजनी सेकंड चैप्टर है। मतलब उसी में 26 के बाद 27-28 है, बट ये मध्यकालीन भारत में हुआ था और ये प्राचीन भारत में हुआ था। और फिर 3 नंबर पे है मोहम्मद गौरी। 4 नंबर पे है सल्तनत काल, सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य, बाहमनी राज्य, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मुगल शासन व्यवस्था, मराठों का उत्कर्ष। मध्यकालीन भारत में इतने सारे चैप्टर हैं जो कि 27 से 38 तक हैं। और उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे आधुनिक भारत पे। आधुनिक भारत में क्या है? उत्तरकालीन मुगल सम्राट, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। सबसे पहले भारत में कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था? सबसे पहले कौन आया था? ये तो 6th क्लास से ही पढ़ते आते हैं हम लोग। कौन आया था? तो हम लोगों को शायद पता होगा कि सबसे पहले पुर्तगाली आया था भारत में व्यापार करने यूरोप से। चलिए आगे, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। अंग्रेजों
अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, सिख एवं अंग्रेज कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। और 46 नंबर में है 1857 ईस्वी की महान क्रांति। 1857 ईस्वी में बताए बहुत सारी क्रांतियाँ हुई हैं, जो कि मैं शायद क्वेश्चन पढ़ा भी चुकी हूँ आप लोगों को। मैं दोबारा से पढ़ाऊँगी आप लोगों को, अभी तो मैं बस ऐसे ही जस्ट बता रही हूँ कि इतने सारे क्वेश्चन, बस ये लूसेंट का बुक है ना सामान्य ज्ञान जीके का, इसमें इतने सारे चैप्टर दिए हुए हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। ऐसा मुझे भी किसी ने बताया है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप लूसेंट के बुक को पढ़ो। मैंने तो लूसेंट का हिंदी, इंग्लिश और ये सामान्य ज्ञान सब कुछ ले लिया है, सारा बुक ले लिया है। अभी मुझे यूपीएससी का बुक सारा लेना है। फ़िलहाल मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, जैसे मैं थोड़ा बहुत पढ़ाती हूँ, जो भी आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे मैं भी दूसरों का वीडियो देखती हूँ और पढ़ती हूँ। तो चलिए 1857 ईस्वी की महान क्रांति, 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र, ये दोनों भी आएंगे इसी में। 46 नंबर में है ये दोनों आधुनिक भारत में आते हैं। और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, ये भी आधुनिक भारत में के चैप्टर में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। और उसके बाद 50 नंबर पे है भारत का महान शहीद, भारत का महान शहीद, ये भी हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा, भारत का महान शहीद। चलिए अगला है 51 नंबर पे 51, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे कौन से थे। और उसके बाद 52 नंबर पे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिका एवं पुस्तकें, क्या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, वनडे एग्जाम बाई मधु उपाध्याय चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं मधु उपाध्याय, मैं आज लेके आई हूँ अपनी लाइफ के बारे में कुछ जानकारी, जो मैं कि आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और साथ में मैं टीचिंग भी कर रही हूँ, और आप लोगों को भी मैं अपना जो पढ़ती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। मैं जीके की क्वेश्चन को पढ़ाती हूँ, जो कि हर एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगा। जैसे कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो उसमें जीके जीएस ज़रूर पूछा जाता है, और मैं जीके जीएस से रिलेटिव क्वेश्चन पढ़ाती हूँ। ऐसे मुझे ज़्यादा पसंद है, तो हिंदी मुझे ज़्यादा पसंद है पढ़ने में, और मेरा ऑप्शनल भी हिंदी रहेगा। जैसे कि मैं अभी आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ वो मेरी खुद की लाइफ के बारे में है। तो मैं आज वीडियो नहीं पढ़ाने का शूट कर पाई थी, तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में कुछ बता रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। मैंने सोच लिया है मुझे यूपीएससी क्लियर करना है सेल्फ स्टडी से। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को देखिए और कमेंट करिए गलती हो अगर मुझसे, क्योंकि मैंने अभी नया शुरू किया है, मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है भी पढ़ाते हुए, और मुझे ऐसा लगता भी है कि मैं अभी इतना अच्छा आप लोगों को नहीं पढ़ा सकती जितना अच्छा कि आप लोगों को चाहिए। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को एकदम अच्छा सा पढ़ाऊँ, जो कि आप लोगों के ज़रूरत को पूरा कर सके। जो भी मैं पढ़ाऊँ आप लोग उसका पढ़ने के बाद अपने पेपर में पूरा उपयोग कर सकें, ताकि आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे कि मैंने कुछ पढ़ाया और आप लोग पढ़े तो आप लोगों को भी अच्छा लगा।
और जो भी मैं पढ़ाऊँ अगर कोई गलती हो जाए तो उसको कमेंट में आप लोग बता दिया करिए, क्योंकि उससे ये होगा कि मैं अपनी गलती को सुधार सकती हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं समान ज्ञान लूसेंट बुक पढ़ रही थी। लूसेंट का बुक समान ज्ञान का पढ़ रही हूँ अभी। मैं इसको शुरू करके मतलब ख़त्म करूँगी पढ़ के। इतिहास है, फर्स्ट चैप्टर में इतिहास है, तो भारत का इतिहास है इसमें। तो मैं भारत का इतिहास पढ़ूँगी। उसके बाद क्या है, इतिहास के बाद इसमें क्या दिया गया है, भारत के इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, प्रागैतिहासिक काल है, सिंधु सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, महा जनपदों का उदय है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, शैव धर्म है, वैष्णवन धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, पारसी धर्म है, मगध राज्य का उत्कर्ष, सिकंदर, मौर्य साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य, भारत के यवन राज्य, शंख, कुषाण संगम युग, गुप्त साम्राज्य, वाकाटक राजवंश, पुष्य भूति वंश का वर्धन वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, सीमावर्ती राजवंशों का अद्भुत, राजपूतों राजवंशों की उत्पत्ति। तो इतिहास में इतना दिया हुआ है, 26 चैप्टर दिया हुआ है, जो कि मैं पहले इसको ख़त्म करूँगी इतिहास में। उसके बाद मध्यकालीन भारत पे पहुँचूँगी। तो मैं इतिहास पढ़ने के बाद यहाँ जाऊँगी, फिर आधुनिक भारत, फिर विश्व का इतिहास, ऐसे करके फिर मैं भूगोल पे पहुँच जाऊँगी। तो मैं सबसे पहले ख़त्म करूँगी प्राचीन इतिहास। अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकती हूँ प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस को, जो कि मैं खुद पढ़ूंगी और आप लोगों को भी साथ में पढ़ा सकती हूँ। मैं पढ़ूंगी, आप लोग देखिएगा। तो आप लोग भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन को देख नहीं सकते हैं, ओनली सुनना चाहते हैं। तो ऐसे टॉपिक पे मैं भी वीडियो बनाऊंगी, जो कि मतलब पढ़ नहीं सकता, अपने काम के साथ साथ ही वो वीडियो को देख सकता है। जैसे मैं कुछ पढ़ा रही हूँ और कोई नहीं देख सकता मेरी वीडियो को, तो वो अपना सुन सकता है, सुन के भी उसे याद हो जाए। मैं इतिहास का ऐसा ही ख़त्म करूँगी चैप्टर पढ़ के। तो मैं चलिए शुरू करती हूँ इतिहास का चैप्टर पढ़ना। आधुनिक भारत में ही 52 नंबर पे है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिका एवं पुस्तकें। आधुनिक भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र और पत्रिकाएं हैं, उसके बारे में भी हमें इस बुक में पढ़ने को मिलेगा। और आगे क्या है, उपाधि, प्राप्तकर्ता एवं दाता, मतलब उपाधि किसने दिया था और किसको मिला था, ये भी हमको इस बुक में पढ़ने को मिलेगा। लूसेंट जीके के बुक में, सामान्य ज्ञान के बुक में ये भी हमको पढ़ने को मिलेगा। कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? ब्रिटिश कालीन आयोग, समितियां, ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियां भी हम लोग लूसेंट के बुक में पढ़ सकते हैं। और आगे है भारतीय प्रेस का विकास। भारतीय प्रेस का विकास, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में भी दिया हुआ है इस बुक में। प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानी, सामाजिक सुधार अधिनियम, सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में भी हमको पढ़ने को मिलेगा इस बुक में। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन का संगठन, मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन का संगठन। उसके बाद ये आधुनिक भारत खत्म हो गया, विश्व इतिहास आ गया। विश्व इतिहास में देख लीजिए कौन कौन सा है। देखिए, हम लोग इतिहास में पढ़ चुके हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसमें कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन से टॉपिक पे हमको जानना है, वो हम पढ़ चुके हैं। तो आगे हम पहुंच गए हैं विश्व इतिहास पे। पुनर्जागरण, इसका फर्स्ट लेसन है पुनर्जागरण।
सेकंड है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। नंबर 3 है फ्रांस की राजक्रांति। नंबर 4 है इटली का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण 5 नंबर पे है। और रूसी क्रांति 6 नंबर पे है। औद्योगिक क्रांति 7 नंबर पे है। इंग्लैंड में क्रांति 8 नंबर पे है। और प्रथम विश्व युद्ध विश्व के इतिहास में हमको 9 नंबर पे पढ़ने को मिल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध कब और कहाँ और किसके साथ हुआ था, ये सब इसमें सारा डिटेल में दिया हुआ होगा। और उसके बाद 10 नंबर पे है चीनी क्रांति भी आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। बाकी जो नहीं पढ़े होंगे हमको आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में, हम आप लोगों को ज़रूर पढ़ाएंगे। उसके बाद है तुर्की। 11 नंबर पे तुर्की है। और 12 नंबर पे इटली में फारिस्टियों का उदय। और 13 नंबर पे जर्मनी में नाजीवाद का उदय। 14 नंबर पे जर्मनी साम्राज्य द्वितीय विश्व युद्ध। 14 नंबर पे है जापानी साम्राज्यवाद। और 15 नंबर पे है द्वितीय विश्व युद्ध। और अब हम लोग भूगोल के चैप्टर्स को देखेंगे जो कि भूगोल के इसमें दिया हुआ है। हम लोग इतिहास का खत्म कर चुके हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास के सारे चैप्टर का हेडिंग देख लिए हैं, नाम पार्ट देख लिए हैं, कौन सा चैप्टर कब और कैसे पढ़ना है। और अब हम लोग पहुंच गए हैं भूगोल पे। तो इसमें सबसे पहले है ब्रह्मांड। भूगोल में सर्वप्रथम मतलब सबसे फर्स्ट चैप्टर में ब्रह्मांड के बारे में दिया हुआ है। सेकंड में सौरमंडल। और थर्ड में पृथ्वी और उसका सौर्यक संबंध। पृथ्वी और सौर्यक संबंध क्या है इसके बारे में। और 4 नंबर पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसकी अंदर की संरचना। और 5 नंबर पे स्थल मंडल। 6 नंबर पे महाद्वीप। 7 नंबर पे जल मंडल। 8 नंबर पे महासागरीय जल धाराएं। 9 नंबर पे वायुमंडल। 10 नंबर पे विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश विश्व। और 11 नंबर पे विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश। 16 नंबर पे है कबीलाई मानवों के कुछ प्रमुख आवास। क्या है 16 नंबर का हम रिपीट कर रहे हैं, कबीलाई मानवों के कुछ प्रमुख आवास। ऐसे ही हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को समाप्त करके हम लोग बढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की तरफ। तो इसमें है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। मतलब भारतीय संविधान के ना इतिहास का पूरा विवरण दिया हुआ है इसमें। और भारतीय संविधान सभा भी, भारतीय संविधान की उद्देशिक अथवा प्रस्तावना, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान की अनुसूची, देशी रियासतों का भारत में विलय, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, राज्यों का पुनर्गठन, भारतीय नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, संघीय संसद, भारत का महान्यवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत की संचित निधि, भारत की अकास्मिकता निधि, संविधान में संशोधन, न्यायपालिका, राज्य की कार्यपालिका, केंद्र राज्य संबंध, अंतरराज्य परिषद, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग, भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम, राजभाषा आपात उपलब्ध, जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, संसद की वित्तीय समितियां, पंचायती राज्य, महत्वपूर्ण शब्दावलियां, संविधान की कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन।
मतलब हमारे भारतीय संविधान की भी पूरी जानकारी हमको यहाँ पे मिल रही है, जो कि 39 चैप्टर में डिवाइड है। एक एक चैप्टर करके हमको पढ़ना होगा और उसको पढ़ के फिर हमको जानकारी भी मिल सकती है पूरी की पूरी जितनी मिलनी चाहिए भारतीय संविधान के बारे में। तो ये हमको लग रहा है बहुत ही उपयोगी बुक है, जिससे कि हम कुछ भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें भौतिक विज्ञान भी है। अभी मैं भौतिक विज्ञान पे और रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, बस इतना ही आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद मैं आगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विविध, ये सब के बारे में बाद में बताऊंगी, जो कि सब कुछ इम्पॉर्टेंट है पढ़ने में। तो चलिए, भौतिक विज्ञान में मात्रा, गति, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, दाब, प्लवन, पृष्ठ तनाव, संयंता, सरल, आवर्त गति, तरंग, ध्वनि तरंग, उषा प्रकाश, स्थिर वैद्युत, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं। विविध में भी वैज्ञानिक उपकरण है। और रसायन विज्ञान में पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, परमाणु संरचना, गैसों का आचरण, तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण, रासायनिक बंधन, ऑक्सीजन एवं अवकरण, अम्ल, भस्म एवं लवण, विलयन, कार्बन एवं उसके यौगिक, ईंधन, वस्तु, धातुएं, अधातुएं, मिश्र धातु, मानव निर्मित पदार्थ, उत्प्रेरणा। और अब जीव विज्ञान में है जीवधारियों का वर्गीकरण, कोशिका विज्ञान, जैव विकास, आनुवंशिकी, वनस्पति विज्ञान, पारिस्थितिकी, प्रदूषण, प्राणी विज्ञान, मानव शरीर के तंत्र, पोषक पदार्थ, पोषक, मानव रोग, विविध विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। इतना सारा क्वेश्चन हमको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से भी पढ़ने को मिल रही है। इसी के साथ मैं आज इतनी जानकारी के साथ मैं आज का यहीं पे अपना बंद कर रही हूँ। और मैं आगे और भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी ऐसे ही क्वेश्चन, जो कि मैं ये सारा मैं टॉपिक आप सबको बता चुकी हूँ, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। और आप लोगों को जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है पढ़ने में, वो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम कोशिश करेंगे कि सबके इंटरेस्ट से ही हमारा भी इंटरेस्ट बने, हम भी वैसे ही पढ़ें। बाकी हमको तो सबसे ज़्यादा हिंदी अच्छा लगता है पढ़ने में। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। जय हिंद। और 17 नंबर पे है विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम दिया हुआ है। और 18 नंबर पे है विश्व के प्रसिद्ध स्थान। विश्व के प्रसिद्ध स्थान। 19 नंबर पे है विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। 20 नंबर पे है विश्व के महासागर। 21 नंबर पे है विश्व की प्रमुख नहरें। 22 नंबर पे विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। देखिए, भूगोल में भी सारा चैप्टर दिया हुआ है, हमें शॉर्टकट में ही दिया हुआ होगा और डीपली भी दिया होगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर जगह हर पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इन सब का नाम मैं अभी बता दे रही हूँ, आप लोग कमेंट में बताइए सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है, फिर मैं आप लोगों को सबसे पहले वही पढ़ाऊँगी, ठीक है। उसके बाद विश्व के प्रमुख मध्य। उसके बाद विश्व की प्रमुख नदियाँ, नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर, विश्व के प्रमुख जलप्रपात, विश्व की प्रमुख झीलें, विश्व की प्रमुख पर्वत शिखर, विश्व के प्रमुख द्वीप, विश्व के प्रमुख पठार, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी मुद्रा। देशों की राजधानी और मुद्रा ये भी पढ़ने को मिलेगा हमको, कौन से देश में कौन से देश की राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है। विश्व के भू अवेष्टित देश, विश्व प्रसिद्ध स्थल। विश्व प्रसिद्ध स्थल भी हम लोग पढ़ सकते हैं इस बुक में। भारत का भूगोल, अब हम लोगों का के सामने आ गया है क्या, भारत का भूगोल। सामान,
जानकारी, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत की नदियाँ, भारत की प्रमुख झीलें, भारत का प्रमुख जल प्रपात, भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी, भारत की कृषि, भारत में सिंचाई, भारत में खनिज संसाधन, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, भारत में पर्वतीय नगर, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, भारत के बाघ अभयारण्य, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, भारतीय जनजातियाँ। इतना चैप्टर हमको क्या भारत के का भूगोल में हम लोगों को 21 चैप्टर पढ़ने को मिल रहा है। और अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है, ध्यान से देखिए। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, मानव विकास रिपोर्ट 2018, खुशहाली, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2018, राष्ट्रीय आर्थिक आयोजन, गरीबी भारत में निर्धनता, नई आर्थिक नीति, भारतीय वित्त व्यवस्था, भारत में पत्र मुद्रा, भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन, टकसाल, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, SEBI, भारत के प्रमुख शेयर बाजार, भारत के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक, बजट, कर, टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, गुड सर्विस टैक्स, कृषि उद्योग, विदेशी व्यापार, भुगतान संतुलन, अर्थव्यवस्था परीक्षा, प्रयोगी तथ्य, महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली। इतना सारा है इसमें, मतलब 1 2 करके नहीं दिया हुआ है, बट इसमें बहुत सारी जानकारी है जो कि हमको लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में है। हमको तो ऐसा लग रहा है टकसाल मतलब मीन्स भारतीय, और बोर्ड मतलब SEBI, और बजट कर, टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, गुड सर्विस टैक्स। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हम लोगों को जानना चाहिए। हम लोगों को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है ना। उस फंड एग्जाम बाय मधु उपाध्याय चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं मधु उपाध्याय। मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए भूगोल से जीके के क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में इसे पढ़ सकते हैं, चाहे SSC GD हो, MTS हो, यूपी पुलिस हो, रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। ये जीके के क्वेश्चन आपके सभी पेपर में आपकी मदद करेंगे और मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गलतियों को कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं बिना लेट किए हुए चलिए शुरू करती हूँ और मैं शुरू करने जा रही हूँ और गलतियों को आप लोग ज़रूर बताइएगा एक बार कमेंट में प्लीज़। हमारी गैलेक्सी की आकृति है, हमारी गैलेक्सी की आकृति है दीर्घवृत्तीय सर्पिल। हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? दीर्घवृत्तीय है, वृत्तीय है या सर्पिल है? तो सर्पिल है, सर्पिल है। हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? सर्पिल है। हमारी गैलेक्सी की आकृति सर्पिल है। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? उर्सा माइनर, मिल्की वे। उर्सा माइनर, मिल्की वे। तो पृथ्वी का गैलेक्सी का, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? मिल्की वे, मिल्की वे। सौरमंडल में ग्रह की संख्या है। सौरमंडल में कितनी ग्रह है? ग्रह कितने हैं सौरमंडल में? तो 8 है। सौरमंडल में 8 ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन है जो सबसे ज्यादा लाइट है, जिसमें
सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। लिखने में देखिए मंगल आ रहा है लेकिन शुक्र है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र, शनि, मंगल या बृहस्पति? सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। प्रश्न नंबर 6 है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? शनि को, मंगल को, शुक्र को, बृहस्पति को? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। मंगल को ही लाल ग्रह कहा जाता है। मैं लेके आऊंगी अगला पार्ट, तो बिना लेट के उसको भी पढ़ाऊंगी। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करके अगला पार्ट आप भी मैं पढ़ाऊंगी, फिर अगला पार्ट भी आप लोग पढ़िएगा। चलिए मैं लेके आ गई हूँ दूसरा पार्ट जो अभी मैं पढ़ाई थी उसके सेकंड वाला पार्ट। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ बिना लेट किए। प्रश्न नंबर 7 है ये। 6 नंबर तक मैंने पढ़ा दिया था, अब मैं प्रश्न नंबर 7 पढ़ा रही हूँ। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? मंगल, शुक्र, चंद्रमा, बुध। पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र। पृथ्वी का निकटतम तारा है। पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है? प्रोटीशियम, प्रोक्टिशियम, सेंटोरी, सीरियस, वोल्फ, लेलैंड। कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम तारा है प्रोक्टिशियम सेंटोरी। प्रोक्टिशियम सेंटोरी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। प्रश्न नंबर 9 में है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? प्लेटो, यम, बुध, नेपच्यून, वरुण, मंगल। तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। वरुण सूर्य से सबसे दूर स्थित है वरुण ग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। बुध बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। सबसे छोटा ग्रह बुध है और बड़ा शुक्र। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। बुध बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। सबसे छोटा ग्रह बुध है और बड़ा शुक्र। चलिए मैं लेके आ गई हूँ दूसरा पार्ट जो अभी मैं पढ़ाई थी उसके सेकंड वाला पार्ट। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ बिना लेट किए। प्रश्न नंबर 7 है ये। 6 नंबर तक मैंने पढ़ा दिया था, अब मैं प्रश्न नंबर 7 पढ़ा रही हूँ। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? मंगल, शुक्र, चंद्रमा, बुध। पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र। पृथ्वी का निकटतम तारा है। पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है? प्रोटीशियम, प्रोक्टिशियम, सेंटोरी, सीरियस, वोल्फ, लेलैंड। कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम तारा है प्रोक्टिशियम सेंटोरी। प्रोक्टिशियम सेंटोरी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। प्रश्न नंबर 9 में है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? प्लेटो, यम, बुध, नेपच्यून, वरुण, मंगल। तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। वरुण सूर्य से सबसे दूर स्थित है वरुण ग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। बुध बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। सबसे छोटा ग्रह बुध है और बड़ा शुक्र।